अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारी डिस्कशन होगी वो FLP 3 की होगी। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो इसमें सिंपल सा फार्मूला यही है कि जो हमारे पास मैस गिवन होगा मोलर मैस पे डिवाइड करेंगे, तो इससे हमें क्या हासिल होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एवोगाड्रो नंबर। और फिर आपने देखा था कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीथेन के अंदर होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4। तो कार्बन का अटामिक नंबर 6 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो हाइड्रोजन 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हो जाएंगे और 6 कार्बन के, तो टोटल कितने हो गए, 10। तो अब इसमें हमारे पास जो फर्दर इसके जो सोल्यूशन है, अगर हम गौर से देखते हैं तो हमारे पास अगर इस पॉइंट को ख़त्म किया जाए तो हम किसके ऊपर डिवाइड करेंगे, 10 के ऊपर। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग ये 16 16 से कैंसिल हो गया, 10 10 से कैंसिल हो गया, और जो पीछे हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, एवोगाड्रो नंबर आएगा। ठीक है, तो लिहाजा राइट ऑप्शन कौन सा है, अल्फा है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन के मुताबिक वो क्या कहता है कि आयरन का कितना वेट चाहिए, 18 ग्राम ऑफ स्टीम के साथ। सही है, तो 18 ग्राम है तो सिंपल जो स्टीम यानी कि वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो गिवन मैस ओवर मोलर मैस, आंसर कितना आएगा हमारे पास 1। तो अब हमारे पास कंपैरिजन किस किस का होगा, वाटर का और साथ क्या है, आयरन। तो बैलेंस में देखें, आयरन वाटर 4 मोल्स हैं तो आयरन के 3 मोल्स हैं। अगर इसके 1 मोल है तो इसके क्या आएंगे, 3/4। अब उसने क्योंकि वेट पूछा है तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 3/4 को मल्टीप्लाई किस से कर देंगे, आयरन का जो मैस है वो कितना है, 56। ठीक है, तो ये जब कैंसलेशन होगी तो आंसर कितना आएगा, 42 ग्राम। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, बीटा है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट MCQs है, 8 ग्राम हाइड्रोजन है, 2 मोल्स ऑक्सीजन है। अब 8 ग्राम का मतलब क्या है कि आपके पास जो हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं। सही है, अगर बैलेंसिंग इक्वेशन लिखी जाए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, 2 मोल ऑफ वाटर बनते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है, वाटर के 2 मोल्स बनेंगे। उसने ऑक्सीजन के 2 मोल्स कहे तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन के 4 मोल्स रिएक्ट करेंगे और वाटर के कितने मोल्स बनेंगे, 4 मोल्स बनेंगे। तो राइट ऑप्शन कौन सा है बेटा, चार्ली। इस तरीके से ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एक्सेप्ट। अब यूवी, IR, एक्स रेज, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जो कि कैथोड रेज है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। अब जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पोजीशन में पड़ा है तो वहां पे न्यूक्लियस की उसके ऊपर अट्रैक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट MCQs है, इसमें ऑर्बिट के बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, n से। और एजीम्यूथल जो क्वांटम नंबर 2 है ये L2 है, तो L2 क्या होता है, बेसिकली हमारे पास d सब शेल होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, 4D, बीटा ऑप्शन। आगे नाइट्रोजन के पास जो आगे वो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक शेल्स अकॉर्डिंग टू। तो नाइट्रोजन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 है, 2s2 है, तो ये 2px, 2py और 2pz। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 1/1 है, तीनों अनपेड हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ये होती है, हुंड्स रूल के मुताबिक। सही है, तो राइट ऑप्शन कौन सा है, बीटा है। आगे हमारे पास है एवोगाड्रोस लॉ। तो एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो भी होंगे और उनका वॉल्यूम का आपस में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब उसने कहा है कि कौन किस केस में वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। तो इन जो चारों ऑप्शंस गिवन है इनमें से जो चार्ली है इसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा है, जिसकी बेस पे राइट ऑप्शन कौन सा है, चार्ली। आगे नेक्स्ट है, ये प्रेशर है, तो ये प्रेशर बेसिकली किसके बराबर है, 1 atm के इक्वल है। सही। अब वॉल्यूम पहले कितना है, 10 डेसीमीटर क्यूब, अब वॉल्यूम कितना हो गया, 20, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज किया है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। अगर वॉल्यूम 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो प्रेशर 2 टाइम्स कम हो रहा है। तो प्रेशर हमारे पास 1 atm है, तो कितना आया, हाफ atm। इस तरीके से एट वेरी हाई प्रेशर आइडियल गैस, तो जब आइडियल गैस का जिक्र आ सकता है ना, ये लिक्विफाई हो सकती है ना, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो सकती है। हाँ,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ सकते हैं। तो लिहाजा राइट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, चार्ली है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास डिस्कशन है, ये नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 11, एसीटोन। अब जो एसीटोन है, हमने बुक के हमारी एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इसके अलावा जो एच एफ है, क्लोरोफॉर्म, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो इन सब के साथ ये एसीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो लिहाजा राइट ऑप्शन कौन सा है, डेल्टा। अब काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल की मैक्सिमम कब होगी, जब लिक्विड स्टेट के अंदर होगा। अब 0 डिग्री पे लिक्विड सॉलिड है, 100 डिग्री पे लिक्विड वेपर्स होते हैं, 90 डिग्री पे सिर्फ लिक्विड होता है, साथ वेपोरेशन भी हो रही होती है, वेपर्स भी बन रहे होते हैं। 110 के ऊपर तो बहुत ज्यादा आगे चली गई, सही है। तो अब इसके हवाले से ये जो एमसीक्यू है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आपने जरा अच्छे तरीके से देखना है कि हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास है वाटर का, वो कितना है, 100 डिग्री ही होता है, सही है। तो हम उस लिहाज से देखते हैं कि हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, अल्फा। बेशक इसके साथ वेपर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। इसी के से एट हायर एल्टीट्यूड की बात हो रही है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लोअर्स, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, सही है। इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए जो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, लो है, ठीक है। अब सॉलिड इज मेड ऑफ, एटम से बनता है, ये आइंस हैं, ठीक है, आइंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सब से मिलकर बन सकते हैं जो सॉलिड्स होते हैं हमारे पास। तो इसमें कोई मसला नहीं है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, तो क्यूबिक क्रिस्टल में जो रेडियस रेशियो है, बेसिकली रेडियस रेशियो किस किस की होती है, कैट आइन ओवर एन आइन। तो ये जब 0.732 से लेकर 1 तक होती है तो वो क्या होता है, क्यूबिक होता है। अच्छा, जो हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ये एलोट्रोप शो करते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि इसमें हमारे पास जो कंपाउंड होता है वो हमारे पास, क्योंकि एक कंपाउंड जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स शो करता है, तो जिसकी बेस पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बीटा है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केसी। तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं, रिएक्टेंट के 3 हैं, तो आंसर क्या आएगा, -1। तो मोल की पावर -1 आएगा और डीएम की पावर +3 आएगा। तो लिहाजा राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, बीटा है। अब एक और एमसीक्यूज है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा गया है। अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास जो टोटल आइंस हैं वो कितने हैं, 3 है। तो उसी के ही लिहाज से हम ये देखेंगे, My2 जब ये आयोनाइज होगा तो ये क्या बनाएगा, M+2 बनाएगा और 2Y आइंस बनाएगा, सही। तो इसके लिए एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि जो KsP होता है ना, 3 आइंस हो तो 4s³ के इक्वल होता है। तो लिहाजा s³ किसके इक्वल आया, KsP/4 है। अब इसकी हमने पावर क्या ले ली, 1/3, ठीक है, क्योंकि हम क्यूब रूट लेते हैं, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू KsP/4, ऊपर पावर क्या आ गई, 1/3। अब जो KsP है इसकी वैल्यू 32 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ है, जो 4 है, पावर 1/3 है, ये कैंसिल हो गया। अब 8 क्या होता है, 2⁻3 1/3, और वो 10⁻⁻, तो ये आपस में क्या होगी, कैंसिल होगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इज द राइट ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सही है। अगर यही बात वो एम आइंस के लिए ना पूछता, वाई आइंस के लिए पूछता, तो इसका 2 टाइम्स हो जाना था और वो बीटा ऑप्शन आना था, सही। अच्छा, pH ऑफ 0.1 मोलर, सही है। अब H एसिड है, जब ये आयोनाइज होता है, H पॉजिटिव एसिड बिहेवियर कॉन्जुगेट बेस की वजह से, तो के ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, डिवीजन में डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आ गई। अब यहाँ पे वैल्यूज पूछो,
अब क्योंकि एसिड की जो पीएच है वो 3 है, तो ऑटोमेटिकली जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 10⁻³ जितनी H की होगी उतनी ही A की होगी, तो लिहाजा ऊपर क्या होगा 10⁻³ 10⁻³ और जो हमारे पास मोलैरिटी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन वो कितनी है 0.1 है। अब ये ऊपर 10⁻⁻6 होगा, नीचे 0.1 है, ये इसको हम 1/10 भी कहते हैं। ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻5, तो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। आगे ये ईएमएफ है डैनियल सेल। डैनियल सेल में आपको पता है कॉपर आइंस भी होते हैं, जिंक आइंस होते हैं। जिंक होता है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कॉपर क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन। तो रिड्यूसिंग आइन जो है, ऑक्सीडाइजिंग आइन की कम हो रही है और रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन इसकी बढ़ रही है रिड्यूसिंग आइन की, तो इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा है, बीटा है। अच्छा, अब इसी तरीके से ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए स्पीशीज इंडिकेट्स। अब जो जितनी रिडक्शन पोटेंशियल ये हमारे पास वैल्यू ज़्यादा है, हम उसी के लिहाज से ही इसका आंसर करेंगे क्या है कि ये ग्रेटर टेंडेंसी है या लेसर टेंडेंसी है, ये डिपेंड करता है अब इसके ऊपर। तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिनकी हाई होती है तो वो हाइड्रोजन में शी से क्या होते हैं, नीचे होते हैं, तो जिसकी बेस पे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, लूज नहीं करते। अब जो अल्कली मेटल्स होती हैं ये सीरीज में ऊपर होती हैं, तो लिहाजा इनकी जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होती हैं वो बहुत कम होती हैं। लैटिस एनर्जी जो है, लैटिस एनर्जी में आपको पता है गैशियस आयंस जो हैं यो मिल के क्या बनाते हैं, एक आयनिक कंपाउंड का एक मोल बनाते हैं। तो 1 मोल की जब बात करते हैं तो जिसकी बेस पे हम इसको क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कैटलिस्ट का रोल क्या है, कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, इक्विलिब्रियम या एक्टिवेशन। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम कर देता है। इस तरीके से कैटलिस्ट की मौजूदगी में हीट अवाल्व जो ऑब्जर्व जो रिएक्शन की हो रही है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। अब ये कंबशन है 20 ग्राम मीथेन की 104.5 किलो हीट इज द हीट ऑफ कंबशन। अब ये जब कंबशन पूछा गया है तो ऑटोमेटिकली ये बाकी सारे ये देखें प्लस साइन है, तो ये एंडोथर्मिक है, तो बीटा एक्सोथर्मिक है, तो सिंपली ये हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। अब इसी तरीके से क्योंकि वो 20 ग्राम के लिए थी ना, तो 1 मोल जब मीथेन होती तो 16 ग्राम होगा, तो ऑटोमेटिकली 104.5 डिग्री से हीट क्या होगी, कम रिलीज होगी। अब ये हाइब्रिडाइजेशन है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका स्ट्रक्चर ये है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम sp पढ़ते हैं, BF3 है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। अमोनियम आयन में एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हम कहते हैं जी, और इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है, sp2 sp3। तो लिहाजा हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, अल्फा है। अब इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म, तो आपको पता है ये हमारे पास बेसिकली बॉन्ड बन रहे हैं। अब ऑक्सीजन sp3 बेसिकली बना रहा है और हाइड्रोजन s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए कौन सी ओवरलैपिंग होगी, sp3 s ओवरलैपिंग। आयोनाइजेशन, थर्ड आयोनाइजेशन सेकंड से ज्यादा होती है, सेकंड किससे होती है, फर्स्ट से, तो लिहाजा राइट ऑप्शन कौन सा है, बीटा है। आगे ये एब्सोल्यूट टर्म हम एलिमेंट के लिए कौन सी नहीं यूज, ये आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं जो हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो एटॉमिक साइज है वो इसके बारे में ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है इसके लिए। द एलिमेंट्स विच आर मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, जो ज़्यादा अबंडेंट है जिनकी बकसरत पाए जाते हैं, तो वो सिलिकॉन एल्यूमिनियम है इस कैटेगरी में, जो कि अर्थ क्रस्ट की जो मोस्ट अबंडेंट है उसके अंदर वो शामिल है। आगे एक सडन लार्ज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि हमें वैलेंसी वगैरह के भी बारे में बताता है। तो जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका दूसरी और थर्ड का गैप ज़्यादा होगा। अब पहली के वैलेंस शेल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हैं, 8 हैं, इसमें टोटल कितने हैं, 4 हैं, इसमें सिर्फ 2 हैं, और इसमें आप अगर 4 ये क्योंकि 3 3 साथ इन्वॉल्व है और ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट आ गया सही, तो इसकी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डी में से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, तो लिहाजा राइट ऑप्शन कौन सा है, चार्ली है। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये किस मेटल की है, मैग्नीशियम मेटल की है, सही।
इस तरीके से और प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट प्रिडिक्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल विच प्रॉपर्टी कुड नॉट बी प्रिडिक्टेड, जिसकी हम कहते हैं कि इसकी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। तो ये नंबर ऑफ आइसोटोप्स, क्योंकि इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होती है, सेम होती है। पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है। इट फॉर्म मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ये बात इसकी ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस, ये ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड क्लोरोफॉर्म, ये बात भी ठीक है। तो लेदर डेल्टा इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो इट हैज 3 डीलोकलाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सही है ना। तो ये तीन नहीं होते और इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। द रिएक्शन ऑफ टॉलिन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड गिव्स, तो अब टॉलिन जो है ये आर्थो पैरा डायरेक्टर है, ठीक है। तो जब इसकी हम क्लोरीनेशन करेंगे तो आपके पास आर्थो और जो पैरा है वो दोनों प्रोडक्ट्स बनेगी। तो लिहाजा राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, डेल्टा है। अब ये आयुपिक नेम इसका पूछ लिया गया, तो CH2 है, डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे 2 है। तो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट है, 1 2 3 4 है। तीसरी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन इसका राइट ऑप्शन है। आगे हाइब्रिडाइजेशन की बात पूछता है, तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन होती है इसकी क्या होती है, sp2। ये सारी ही डबल बॉन्डेड कार्बन इन सब की क्या है, sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन है। तो लिहाजा हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है, चार्ली है। इथीन और इथाइन यानी कि अल्कीन और अल्काइन कैसे डिस्टिंग्विश होता है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट का जो टेस्ट होता है और इसके नतीजे में प्रेसिपिटेट वाइट बनते हैं, सही है। ये हमने रिएक्शन भी पढ़ा है। ये इथाइन है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो नतीजतन जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है ये डाई सिल्वर एसिटिलाइड बनती है, साथ में अमोनियम का नाइट्रेट बनता है और साथ में वाटर रिलीज होता है, सही है। तो जिसकी बेस पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, डेल्टा। अब जो क्लोरोफॉर्म है ये प्राइमरी अल्काइलाइड, टर्शरी, सेकेंडरी ये नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये अल्काइलाइड है ही नहीं है, सही है। तो इसलिए हम लिक्विड कहते हैं, क्योंकि मोनो हैलो अल्केन्स को हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। अब ये अल्काइलाइड मोस्ट रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो हमने पढ़ा है वो फ्लोराइड, सॉरी ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आयोडाइड का सबसे ज़्यादा है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, डेल्टा है। आगे ये ट्रांजिशन स्टेट के बारे में क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी। तो SN2 रिएक्शन है, तो SN2 में है दूसरी जो दरमियान में इंटरमीडिएट स्टेट बनती है वो ट्रांजिशन है, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से समझना। एक कंपाउंड है उसका मालिक्यूलर फार्मूला ये है, उसको एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाना है और जो कंपाउंड बनेगा उसका ये प्रोडक्ट का मालिक्यूलर मास आ गया, ठीक है। वो कहता है ओरिजिनल प्रोडक्ट के अंदर कितने OH ग्रुप मौजूद है, सही है। अब इसमें एक तो इसका मास आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कार्बन 4 हैं तो 48 हो गया, हाइड्रोजन 10 हो गई, ऑक्सीजन भी 3 है तो ये भी कितना हो गया, 48। तो जो टोटल इसका मास है वो कितना बन गया, 106। और जो फाइनल मास है वो कितना है, 190, ठीक है। उसमें से 106 माइनस करें तो आंसर कितना आता है, 84। यानी कि इसमें जो ग्रुप लगेगा वो उसका मास कितना होगा, 84। अब हम सिंपली क्योंकि OH का जिक्र है तो डेफिनेटली इसके अंदर OH ग्रुप मौजूद होगा, तो ये हम OH की बात करते हैं और रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl, तो ये R जो भी साथ ग्रुप है तो ये एसिटाइल ग्रुप इसके साथ क्या हो गया, अटैच। अब इसमें अगर हम गौर करें तो इसमें ये वाला ग्रुप क्या हुआ है, अटैच हुआ। अब ऑक्सीजन का मास 16 है, 2 कार्बन है 24 हो गया, हाइड्रोजन का 3 हो गया तो 27 और 16 43 मास ऐड हुआ, लेकिन रिमूव सिर्फ हाइड्रोजन हुआ था तो एक वो इसमें से क्या कर दे, माइनस। तो आंसर कितना आएगा, 42। यानी कि इस एक ग्रुप का जो एडिशन हुई है उसने मास कितना ऐड किया है, 42। हमने कहा है कि 84 मास ऐड हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये जो एसिटाइल ग्रुप्स हैं ये कितने ऐड होंगे, 2 ऐड होंगे। यानी कि 84 मास का डिफरेंस आया, एक ने 42 किया तो कितने ग्रुप्स ऐड हुए, 2।
तो लिहाजा इस कंपाउंड के अंदर कितने OH ग्रुप मौजूद होंगे, 2 OH ग्रुप मौजूद होंगे। तो लिहाजा राइट ऑप्शन कौन सा है, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, उसी के लिहाज से हम ये डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो कंपाउंड है ये क्या हो सकता है, तो इसमें हमारे पास जो कंपाउंड है ये असल में ईथर भी इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है और अल्कोहलिक भी ग्रुप होता है। ये हम देखते हैं ज़रा, CH2 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 CH2। अब यहाँ पे भी OH आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया, OH। तो ये हमारे पास ग्रुप्स मौजूद हैं जिनकी बेस पे हम ये सारी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप्स है। ठीक है, तो ये 2 OH ग्रुप मौजूद हैं इसके अंदर, इधर भी और इस जगह। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी बात यहाँ पे हमारे पास ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ एनी एल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, जरूरी नहीं होता, प्राइमरी अल्कोहल भी बन सकते हैं। रिडक्शन ऑफ वेजिटेबल एल्डिहाइड्स गिव्स ग्लिसरीन, ये भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि वेजिटेबल ऑयल हो सकता है घी के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ये कोई और मतलब किस रिएक्शन। एथेनोलिक आयोडीन विद सोडियम गिव्स आयोडोफॉर्म्स, तो ये बात ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह या हाइड्रोक्साइड जो भी हम यूज़ करते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनती है, आयोडोफॉर्म बनती है। कौन सा ऑर्गेनाइज बोथ आयोडोफॉर्म भी देता है और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी देता है, यानी कि फेलिंग सोल्यूशन कौन देते हैं, एल्डिहाइड्स देते हैं। तो एथेनॉल एसिटाल्डिहाइड जो हमारे पास है राइट ऑप्शन है, सही। आगे अंडर डिफरेंट कंडीशंस ये हमारे पास एक आर्थो नाइट्रोफिनोल है, सही है, ये नाइट्रो है। दूसरा ये पैरा पोजीशन वाला है और एक ट्राई नाइट्रोफिनोल है, सही है। अब इस केस में कितने नाइट्रो ग्रुप्स लग गए हमारे पास, 3। ठीक है, अब ये हमारे पास है। तो हमारे पास ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, सही। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं। तो लिहाजा ट्राई नाइट्रो वाला यानी कि तीसरे की एसिडिटी सबसे ज़्यादा। अब आर्थो और पैरा में मसला है, सही है। अब इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, आर्थो के केस में ये वाला जो आपस में ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब उस हाइड्रोजन बांटने की वजह से यहाँ से फिर प्रोटॉन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो लिहाजा हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा, तीसरे की एसिडिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद दूसरे की और फिर किसकी, पहले की। तो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ गया, अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरीके से हमारे पास फिनोल जो है वाटर के साथ कम्प्लीटली मिजिबल कब होता है, जब इसका टेम्परेचर 67 डिग्री से ज़्यादा होता है, ये प्रॉपर्टीज़ में मेंशन है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जब इसकी रिडक्शन होती है, कंप्लीट रिडक्शन होती है, तो हमारे पास ये अल्केन्स में वापस चला जाता है। तो इसमें कितनी कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन वाला अल्के बनेगा जो कि हमारे पास क्या है, प्रोपेन है। ठीक है, अब इसके अलावा एक नेक्स्ट MCQs है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी ज़्यादा है लेकिन रिएक्टिव कम है, क्लोरीन की सिलेक्टिविटी कम है लेकिन रिएक्टिव ज़्यादा, ये बातें ठीक हैं। बेंजाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन अल्काइल, ये भी बात ठीक है। विनाइल रेडिकल, ये वाली बात गलत है, क्यों, इसमें देखिएगा, ये वाला है विनाइल फ्री रेडिकल, सही है। ये विनाइल है और ये हमारे पास अलाइल फ्री रेडिकल है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसमें जो डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाता है और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से हमारे पास हम कहते हैं जो अलाइल फ्री रेडिकल है इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है,
तो ये वो रीज़न है जिसकी बेस पे हम ये कहते हैं कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। विनाइल ज़्यादा स्टेबल नहीं है, अलाइल ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, आगे रेट कांस्टेंट है रिएक्शन के बारे में। तो रेट और कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज कैन बी इंक्रीज। रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यानी कि ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब दो में मुकाबला है। रिएक्टेंट आर बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन स्टेट की क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, बीटा है। ये 1 हेलो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन है, विल बी ऑब्टेन बेटर यील्ड। तो वो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो क्या है, क्लोरीन है, तो इसलिए इसकी यील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये हमारे पास डिफरेंट बेसिक स्ट्रेंथ है। अब CH3 किससे बनता है, CH4 से बनता है। NH2 किससे बनता है, अमोनिया से बनता है। OH वाटर से बनता है। और HF से क्या बनता है, फॉर्मूला। हर एसिड की कॉन्जुगेट बेस होती है। एसिड वीक होगा तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड HF है तो इसकी कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक होगी, और जो वीक CH4 है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग होगी। तो लिहाजा राइट ऑप्शन कौन सा है, अल्फा। लीस्ट सॉल्युबल अल्कोहल, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो राइट ऑप्शन डेल्टा है। स्लेवरी अमाइलेज, जो इसकी पीएच रेंज या ऑप्टिमम कंडीशन है वो कितनी है, 6.4 से लेकर 6.9। और क्रोम ऑक्सीडाइज के लिए जो एक्टिवेटर होता है वो क्या होता है, फेरस आइन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चैप्टर नंबर FLP3 की डिस्कशन थी, जिसमें हमारा पूरा PMDC का कोर्स पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेटा एट द एंड कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।